जय श्री राम। उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र शुरू होता है श्री राम की ये पावन जन्मभूमि अयोध्या से। यहाँ का सरयू घाट हर दिन श्री राम भक्ति रस में डूबा रहता है। त्रेता युग की इस नगरी को नाम मिला अवधपुरी। आइए शुरू करते हैं अवध का ये सांस्कृतिक सफर श्री राम की नगरी अयोध्या से। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। अष्टचक्रा नवद द्वारा देवानाम पूर्योध्या और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना स्वयं मनु द्वारा की गई थी। कई शताब्दियों तक सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा अयोध्या 7 प्राचीन नगर सप्तपुरियों में से एक माना जाता है, जो प्राचीन काल में अवधपुरी कहलाता था। हनुमानगढ़ी अयोध्या नगरी के केंद्र में 10वीं शताब्दी में बना हनुमान जी का ये 76 सीढ़ियों वाला मंदिर है। किसी किले के समान बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ गुफा में रहा करते थे और रामकोट की रक्षा किया करते थे। अयोध्या क्षेत्र की परिक्रमा यहाँ की संस्कृति का परिचय देती है। 3 भागों में बटी अयोध्या की सीमा में 84 कोस में अवध क्षेत्र, 14 कोस में अयोध्या नगर और 5 कोस में अयोध्या का क्षेत्र आता है। इसमें मुख्य है कार्तिक परिक्रमा या 14 कोसी परिक्रमा और 5 कोसी परिक्रमा अयोध्या क्षेत्र में हर एकादशी को होती है। अयोध्या में पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं जितनी संभावनाएं किसी नगर में बनाई जाती होंगी। उदाहरण के लिए अयोध्या में लगभग हर दूसरे महीने परिक्रमा होती है, किसी न किसी रूप में परिक्रमाएं होती हैं। हम बड़ी परिक्रमा को छोड़ दें, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी को छोड़ भी दें तो भी यहाँ परिक्रमाएं निश्चित रूप से निरंतर चलती रहती हैं। इसका नाम अयोध्या इसलिए है कि ये हमेशा अजेय रही है, जिसे जीता ना जा सके वो अयोध्या। ये इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की राजधानी रही है। राम से पहले भी बहुत से महापुरुष हुए हैं, जिनके कारण ये अयोध्या प्रसिद्ध है। अयोध्या के कारसेवकपुरम में स्थित राम मंदिर कार्यशाला में राजस्थान से आए पत्थरों पे उत्कृष्ट शिल्पकारों द्वारा नक्काशी कर तैयार किया जा रहा है। इन पत्थरों में अयोध्या की संस्कृति और राम कथा को दर्शाया गया है। यहाँ से होकर बहती सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं तथा 19वीं शताब्दी में बने मंदिर, जिनमें कनक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर तथा दर्शन सिंह मंदिर दर्शनीय हैं। वैदिक शिक्षा व्यवस्था हमारी संस्कृति और शिक्षा की हमेशा से रीढ़ रही है, चाहे वो वैदिक व्याकरण हो या वैदिक गणित। अयोध्या में युवाओं को इसको आधुनिक शिक्षा के साथ अपनाने और जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। संभल जा तेरा काल आ गया, महाराज दशरथ का विकट लाल आ गया। अवध की रामलीला का मूलाधार गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस है। परंपरागत रूप से राम के चरित्र और उनकी लीलाओं पर आधारित ये लोक नाट्य कला अवध की संस्कृति का अभिन्न अंग है। अवध का फरवाही लोक नृत्य यहाँ की जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस नृत्य में एक साथ कई युवक पारंपरिक रूप से सजी हुई लाठी लेकर नृत्य करते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और ताल पे नृत्य करते और लोक गीतों द्वारा भगवान राम का गुणगान करते हैं। फरवाही लोक नृत्य हमारे गुरुजन कहते हैं कि भगवान शंकर जी सबसे पहले किए थे। आज के समय हम लोग जो है फरवाही लोक नृत्य को नए बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं, जिससे फरवाही लोक नृत्य जिंदा रहे और आगे बढ़ता रहे।
महापुरुषों की कथाओं को, गाथाओं को गाते हुए, अभिनय करते हुए पूरा उसको दर्शाते थे। अवध के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अयोध्या से जुड़े कभी अवध के नवाबों की राजधानी रहे शहर फैजाबाद की ओर, जहां नवाबों ने अपने शासनकाल में कई शानदार इमारतों का निर्माण कराया। कभी नवाबों की राजधानी रहा फैजाबाद संस्कृति और इतिहास के कई रंग समेटे हुए है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, हम हैं अवध के सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ में। लखनऊ को नवाबों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। लखनऊ अपनी विरासत में मिली संस्कृति को आधुनिक जीवन शैली के रंग में बड़ी सुंदरता के साथ सजोए हुए है। लखनऊ शहर की संस्कृति और इतिहास की पहचान आसफी इमामबाड़ा या बड़ा इमामबाड़ा। ये इमारत एक ऐसी अद्भुत वास्तुकला का प्रतीक है जिसे आधुनिक वास्तुकार भी देखकर दंग रह जाते हैं। इमामबाड़े का निर्माण नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में अकाल राहत कार्यक्रम के अंतर्गत करवाया था, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। ये है चौक बाजार, लखनऊ का प्राचीनतम बाजार। यहाँ की विभिन्न प्रकार की गलियाँ अपने आप में उनकी परंपरा और संस्कृति को समेटे हुए हैं। छोड़ो छोड़ो बिहारी नारी, देखे सगरी रे, छोड़ो छोड़ो। अवध में कला और संस्कृति का संगम यहाँ के परिधानों में भी मिलता है। इसमें सबसे खास है लखनऊ की चिकनकारी। महीन कपड़े पर सुई धागे से विभिन्न टाकों द्वारा की गई हाथ की कारीगरी लखनऊ की चिकन कला कहलाती है, जिसके कारण ही ये कला सैकड़ों वर्षों से अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। अवध शास्त्रीय संगीत और नृत्य कलाओं का केंद्र रहा है। यहाँ की संस्कृति में शास्त्रीय नृत्य और गायन की परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। बरसन लागी, बरसन लागी, बरसन लागी, बूंदानिया भेज जाऊं मैं, पिया बचा लियो, भेज जाऊं मैं, पिया बचा लियो, भेज जाऊं मैं, पिया बचा लियो, भेज। सबसे बड़ी शक्ति लोक गीतों में ठेठ बने उस स्वरूप की है कि आपने कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से और कितने मनोयोग से उसकी बोली को, उसको आपने पकड़ा है। क्योंकि मुझे लगता है गीत गीत ही हैं भाई साहब। यदि वो उन शब्दों में प्राण फूंकने का काम तो उस जगह की माटी की चेतना करते। साहित्य अवधि का बहुत भाता है। भेजो रे काहे बाबा हम का पीहर से, बिटिया को बनी तय को कहाँ पहुँचाए, सहा भी न जाए का करूँ हाय, कहाँ खातिर चले रे बहंगिया, बहंगी लचिकती जाए,
बहंगी लचकत जाए। पखावज अवधी शैली का ढोलक या ड्रम है। ये मृदंग के आकार प्रकार का परंतु उससे कुछ छोटा एक प्रकार का बाजा है। ऐसा माना जाता है कि तबले की उत्पत्ति इसी यंत्र से हुई है। बाजत ताल पखावज बीना, ये तुलसीदास जी ने कहा, यानी कि आज से 400-450 साल पहले। तब से इसका नाम पखावज पड़ा। और ये इसको आदि वाद्य बोलते हैं, गणेश वाद्य बोलते हैं, गणपति वाद्य बोलते हैं। कहा जाता है कि अमीर खुसरो पखावज बजा रहे थे। उसी समय ये 2 टुकड़ों में टूट गया। तब उन्होंने इन टुकड़ों को बजाने की कोशिश की, जो कि काम कर गया। इस प्रकार तबले का जन्म हुआ। अवध के प्रमुख वाद्य यंत्रों में से एक है तबला, जिसकी कथक के साथ होती जुगलबंदी ने लखनऊ के तबला वादन को एक नया स्वरूप दिया। लखनऊ घराना, जिसे पूरब घराना भी कहा जाता है, इसमें हथेली के पूर्ण उपयोग, उंगलियों, गूंजने वाली आवाजें और दायां या ट्रबल ड्रम पर अंगूठे और छोटी उंगलियों का उपयोग इसकी विशेषता है। तबला मात्र 300 वर्ष पुराना वाद्य है, या इसे हम इस तरह कह सकते हैं कि अवनद वाद्य की श्रेणी में सबसे अर्वाचीन वाद्य तबला है। अवध के संगीत में कई कलाकारों ने ऐसे वाद्यों का भी प्रयोग किया है जो अवध के संगीत की मधुरता और भी बढ़ा देते हैं, जैसे कि वायलिन। वायलिन एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है। फिल्म म्यूजिक में भी वायलिन, फिल्म सॉन्ग इसमें बहुत अच्छे बजते हैं, टिगोर सॉन्ग्स अच्छे बजते हैं, क्लासिकल अच्छे बजते हैं, फोक ट्यून अच्छे बजते हैं, सब कुछ बज सकते हैं। सितार भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर प्रकार के शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। अवध के शास्त्रीय संगीत संस्कृति में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ तक गायन का सवाल है, उसमें हम शास्त्रीय गायन, राग गायन, ठुमरी, दादरा, सुगम संगीत और अब लोकगीत भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस सेशन से। शास्त्रीय गायन में हम राग संगीत सिखाते हैं, उसमें हम रागों की शिक्षा देते हैं। जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग हैं, उसमें बंदिश, आलाप, तान, बढ़त रागों का विस्तार। तबले की ताल पे थिरकते पैरों में बंधे घुंघरू अवध की संस्कृति के संगीत प्रेम और अवध की शाम को खास बना देते हैं। पूरे उत्तर भारत में एक ही शास्त्रीय नृत्य है और वो है कथक। बाकी हमारे भारत में और बहुत सारी शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं, जैसे कि दक्षिण में है मणिपुरी नृत्य है, उड़ीसी नृत्य, लेकिन एक बहुत बड़े जो नॉर्दर्न रीजन है उसकी एकमात्र शास्त्रीय नृत्य विधा कथक है। सजन लागी तोरी लगन मनमा, सजन लागी तोरी लगन मनमा, सजन लागी तोरी लगन मनमा, लाज मोहे आए
रे हाय लगाई तने कैसी अगन मनमा लगाई तने कैसी अगन मनमा सजन लागी तो ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध भारतीय नृत्य कथक ने अपना स्वरूप अवध से ही पाया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह कथक के बहुत बड़े ज्ञाता एवं प्रेमी थे, जिन्होंने अवध की कथक शैली को प्रोत्साहन दिया। लखनऊ घराने में पंडित बिरजू महाराज अच्छन महाराज जी के बेटे इस घराने के मुख्य प्रतिनिधि माने जाते हैं। महाराज बिंदादीन जी ने 5000 ठुमरी दादरा भजन की रचनाएं की। पिताजी का शागिर्द हूँ, अच्छन महाराज का ही शागिर्द हूँ, यानी अपने पिता का शागिर्द हूँ। चर्चा भई ब्रज श्याम रंगीले, चर्चा भई ब्रज श्याम रंगीले, चर्चा भई ब्रज श्याम रंगी, जानत हूँ मैं तोरी चतुराई, जानत हूँ मैं तोरी चतुराई, तोरी चतुराई, तोरी चतुराई, मैं न मानू, मैं न मानू, मैं न मानूंगी तोरी परजोरी मोरी भगरी कला। लखनऊ घराने की खासियत है इसकी नज़ाकत, नफासत, घुंघरुओं की निकासी, घुंघरुओं का निकास, सुंदर निकास और भाव की अदायगी। अवध जाना जाता है यहाँ की खूबसूरत शामों के लिए। शामें अवध की रौनक, कथक की ताल, तबले की थाप और शहर की रोशन इमारतों के साथ अलग खास नवाबी खान पान शैली भी है। लखनऊ शहर में जहाँ एक ओर 1804 में स्थापित राम आसरे हलवाई की मक्खन मलाई एवं मलाई गिलौरी है, वहीं अकबरी गेट पर मिलने वाली हाजी मुराद अली के टुंडे के कबाब भी हैं। लखनऊ से सटे सीतापुर जिले में स्थित है ऐतिहासिक पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य। ऐसा माना जाता है कि सारे धामों की यात्रा करने के बाद यदि इस धाम की यात्रा ना की गई तो आपकी यात्रा अपूर्ण है। प्रयाग नाम से जाना जाने वाला अवध क्षेत्र का इलाहाबाद शहर गंगा, जमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम स्थल है। यहाँ के पावन स्नान और कुंभ महापर्व का अवध की संस्कृति में विशेष स्थान है। अवध की संस्कृति में जहाँ एक तरफ राम बसे हैं, तो दूसरी तरफ नवाबों की तहजीब इस अनोखे संगम में भावनाओं की गर्माहट देती है। यहाँ शास्त्रीय और लोक कला, नृत्य, नाट्य शैलियों में विविधता और अद्भुत सौंदर्य भी है। साथ ही वास्तुकला और हस्तकला के उत्कृष्ट उदाहरण भी मिलते हैं। अवध का भी जो कला का इतिहास है बड़ा पुराना है। वी कैन रियली गो बैक टू अर्ली टाइम्स। मुगल पीरियड से भी पहले के समय में हम जा सकते हैं। और मैंने देखा, अक्सर म्यूज़ियम में भी जाकर देखा, बहुत सारे इस क्षेत्र के कलाकृतियाँ हैं जो 12वीं शताब्दी या उससे और पहले समय की भी हैं। काम को एंजॉय करें, और अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे किसी चीज़ को तो उस काम को कर नहीं सकते। डर के कोई चीज़, जैसे चोरी नहीं करते वैसा हो जाएगा। तो चोरी करते समय आदमी की शक्ल कैसी होती है। तो अगर हम कोई काम अगर बहुत अच्छे से अंदर मन से कर रहे हैं तो बहुत खुल के करिए, डरने की क्या बात है। कुछ बनेगा, नहीं बनेगा तो बिगड़ जाएगा, बिगड़ेगा तो कुछ बात आगे बढ़ेगी। अवध के लोक संगीत और संस्कृति में ठुमरी, ख्याल, दादरा, गजल, कव्वालियाँ और उर्दू शायरी का भी विशेष स्थान है, जिसे अवध के कलाकारों ने नई पहचान दी, जिसमें खास है अवध की ठुमरी। अवध की ठुमरी की उत्पत्ति लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से मानी जाती है। उनके दरबार में ठुमरी गायन नई ऊंचाइयों तक पहुंचा, क्योंकि वे खुद अख्तर पिया के नाम से ठुमरियों की रचना करते और गाते थे। अवध की खूबसूरत शाम अवध, कथक की ताल, तबले की थाप और शहर की रोशन इमारतों
नवाबी खान पान के लिए प्रसिद्ध है, जहां एक तरफ अजान है तो उसी के ऊपर से आती राम की